लैंडलॉक ग्रुप के अंदर अचीवर कैटेगरी के अंदर है हरियाणा, तेलंगाना, यूपी एंड उत्तराखंड। और फास्ट मूवर कैटेगरी में है बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। देखिए इतने सारे तो हम याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन मेजरली जो अपने अपने स्टेट का याद रखना है कि स्टेट कैटेगरी में, फॉर एग्जांपल हम लोग हिमाचल के हैं तो हमने क्या करना है, हिमाचल प्रदेश का याद रखना है कि हम लीड्स के अंदर कौन सी कैटेगरी में आते हैं। लैंडलॉक के अंदर आते हैं, लैंडलॉक में भी हम अचीवर में आते हैं या फास्ट मूवर में आते हैं या एस्पायरर में आते हैं, तो हम फास्ट मूवर में आते हैं। उसी तरीके से बिहार है, यूपी है, हरियाणा है, तो उन्होंने वहां का याद रखना है। रही बात यूटी की, तो यूटी का तो सबने याद रखना है। अब नॉर्थ ईस्टर्न ग्रुप में अचीवर कैटेगरी में आपका आता है असम और अरुणाचल प्रदेश। और फास्ट मूवर में आता है मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। मतलब कि अचीवर कैटेगरी में जो बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस किया और अचीव भी कर लिया अपने गोल्स, और फास्ट मूवर कैटेगरी में वो आ रहे हैं जो धीरे धीरे बड़ी तेजी के साथ ग्रो कर रहे हैं, और एस्पायरर में जो अभी बहुत ही स्लो चले हुए हैं। तो मणिपुर आपका न्यूज में है, आपको पता है कि वहां पे बहुत सारे क्राइसिस चले हुए हैं मणिपुर के अंदर, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो कि मणिपुर कौन सी कैटेगरी में आता है, एस्पायरर कैटेगरी में आता है। यूटी की बात की जाए तो चंडीगढ़, दिल्ली अचीवर है। और फास्ट मूवर में आपका दादरा नगर हवेली, दमन दीव एंड जे और लक्षद्वीप और पुडुचेरी आता है। और एस्पायरर में अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लद्दाख है। दादरा नगर हवेली, दमन दीव इनको जोड़ के एक ही कर दिया गया है, हमें पता है। जे का आपने याद रखना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में पूरे भारत के लिए, तो इसलिए याद रखना है कि जे कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, फास्ट मूवर कैटेगरी के अंदर आता है। हाँ जी सर, अब पूछिए अपना क्वेश्चन। मैम थोड़ा बाहर गया था, मैं सोचा रिपीट कर देते, पर आपने रिपीट कर दिया क्वेश्चन। थैंक यू। ओके, वेलकम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The first metro rail system in Kolkata, established in 1984, was built with assistance from which country? बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका स्टैट बन रहा है। बोले जो फर्स्ट मेट्रो रेल सिस्टम है कोलकाता का, वो 1984 में एस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन वो हमने जब बनाया था 1984 में फर्स्ट मेट्रो रेल सिस्टम, तो वो किसकी हेल्प से बनाया था, कौन से देश की हेल्प से बनाया था? तो वो था आपका सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन से लेके रिलेटेड भी एक मतलब एक स्टैट और मेरे को एक ट्रिक भी याद आ रही है, बट उसको हम अलग से मतलब कर लेंगे, नहीं तो थोड़ा टाइम चला जाएगा। आपको पता है यूएसएसआर का भी डिवीजन हुआ है, उसके बाद आपके 50 नेशंस बने थे, नहीं तो पहले सारा वो रशिया के अंदर आते थे। तो इसके लिए मैं आपको अलग से याद करवा दूंगी उसको। ओके, पहले इसको कर लेते हैं। तो द फर्स्ट मेट्रो रेल सिस्टम जो कोलकाता के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था 1984 में, तो उसमें हमने हेल्प ली थी सोवियत यूनियन की। तो सोवियत यूनियन की असिस्टेंस की हेल्प से हमने क्या किया था, इसे फॉर्म किया था। इंडियाज मेट्रो रेल नेटवर्क सरपासेस 1000 किलोमीटर, बिकमिंग वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का जो हमारा जो मेट्रो रेल नेटवर्क है उसने 1000 किलोमीटर और अपना मतलब बढ़ा दिया है, तो उसकी वजह से हम आ गए हैं वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे। मतलब कि इंडिया का जो मेट्रो रेल नेटवर्क सिस्टम है वो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट बन गया है। नंबर 1 पे चाइना आता है। तो हमने सरपास किया है जापान को। जापान पहले थर्ड नंबर पे आता था, अब जापान को हमने टाटा बाय बोल दिया, वो आगे फोर्थ पे और हम आगे थर्ड नंबर पे। स्पैनिंग ओवर 1000 kilometers across 11 states and 23 cities, India now has the third largest metro network in the world, surpassed Japan. The initiative for a metro system started in 1969 with the Metropolitan Transport Project. Initiative तो काफी पहले स्टार्ट कर दिया गया था, 1969 से बातें हो रही थी इसके ऊपर, मेट्रो सिस्टम हमें स्टार्ट करना है भारत के अंदर। तो फिर लेकिन वो ये कि हुआ ये लेट, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो इस पिक्चर को बड़े अच्छे से। डिड यू नो इंडियाज फर्स्ट मेट्रो ट्रेन वाज रोल्ड आउट इन कोलकाता फ्रॉम एस्प्लानेड मेट्रो स्टेशन ऑन 24 अक्टूबर 1984। तो अगर एग्जैक्ट डेट याद रखनी है तो 24 अक्टूबर 1984 और इसको मैन्युफैक्चर किया गया था एट द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर के अंदर। द इनिशिएटिव फॉर अ मेट्रो सिस्टम स्टार्ट हुआ था 1969 में। अब ऐसा क्या था सबसे पहले, कहाँ पे ये सिस्टम आया था जिसकी वजह से फिर पूरे वर्ल्ड के अंदर बोला कि हमें भी करना है? द लंडन अंडरग्राउंड रेल सिस्टम, पॉपुलरली नोन एज ट्यूब। तो लंदन का जो अंडरग्राउंड रेल सिस्टम है उसको पॉपुलरली ट्यूब के नाम से जाना जाता है। वो फर्स्ट मॉडर्न मेट्रो रेल नेटवर्क था वर्ल्ड का, और वो स्टार्ट हुआ था आपका 1863 में। तो सोचने वाली बात है, देखो हमारे भारत में कितनी लेट हुई हैं चीजें। अगर आप लंदन की बात करो तो वहां पे 1863 में, और कहाँ हमारा 1984, 100 साल से भी ज्यादा लेट। तो लंदन अंडरग्राउंड रेल सिस्टम का पॉपुलरली क्या नाम, किस नाम से जाना जाता है? इसको ट्यूब के नाम से। और ये वर्ल्ड का फर्स्ट मॉडर्न मेट्रो रेल नेटवर्क क्या था आपका? फर्स्ट मॉडर्न मेट्रो रेल नेटवर्क वर्ल्ड का। तो एक स्टैट वाला बन गया क्वेश्चन आपका, यहाँ से ईयर रखना हो या तो 1863। मेट्रो रेल नेटवर्क इन इंडिया, अब इंडिया में भी तो मेट्रो रेल नेटवर्क है, उसके बारे में देख लेते हैं।
द फर्स्ट मेट्रो रेल नेटवर्क टू बिकम ऑपरेशनल इन इंडिया वाज इन कोलकाता, जिसको हम कलकत्ता के नाम से जानते थे पहले। तो 1984 में क्या हुआ आपका, ऑपरेशन में आया, मतलब उसको चालू कर दिया हमने, फर्स्ट मेट्रो रेल नेटवर्क। It was a 3.4 kilometer route that connected Esplanade and Bhuvanipur in the city, and it was built with the assistance of the Soviet Union. तो 3.4 किलोमीटर का एक रूट है ये, था ये, और ये कनेक्ट करता था एस्प्लानेड को भवानीपुर से। तो इन दोनों को क्या करता था, इन दोनों शहरों को आपस में कनेक्ट करता था ये, और इसके लिए हमने हेल्प ली थी सोवियत यूनियन की। द फर्स्ट मॉडर्न मेट्रो सिस्टम वाज इनॉग्रेटेड इन दिल्ली इन 2002। अब कंफ्यूज नहीं होना है, आपने बस ध्यान से पढ़ना है। ऊपर बोला गया है फर्स्ट मेट्रो रेल नेटवर्क, नीचे बोला गया है फर्स्ट मॉडर्न मेट्रो सिस्टम, है ना। फर्स्ट मेट्रो रेल नेटवर्क एंड फर्स्ट मॉडर्न मेट्रो सिस्टम, तो दोनों में डिफरेंस है, इसलिए इसको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर रेल नेटवर्क की बात की जाएगी फर्स्ट मेट्रो की, तो वो मतलब कि मेट्रो सिटीज का जो आपके शहरों में चलते हैं आपके मेट्रोस, है ना, गांव में तो नहीं चलते हैं। तो एस्प्लेनेड एक सिटी है, भवानीपुर सिटी है, तो उनको कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आया था 1984 में। उसी तरीके से अगर फर्स्ट मॉडर्न, जो बिल्कुल अब मॉडर्नाइजेशन हो चुकी है, तो अब मेट्रो सिस्टम भी कैसा हो गया है, मॉडर्न हो गया है। तो एक डिफरेंस यहाँ पे, ऊपर रेल नेटवर्क है, यहाँ पे मेट्रो सिस्टम है। तो फर्स्ट मॉडर्न मेट्रो सिस्टम वाज इनॉग्रेटेड इन दिल्ली, कब हुआ था, 2002 के अंदर इसका उद्घाटन हुआ था, और इसको ऑपरेट किया जाता है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा, डीएमआरसी के द्वारा। DMRC opened its first metro corridor between Sahandra and 30 हजारी in Delhi। और जो ये आपका दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है, इन्होंने अपना पहला जो मेट्रो कॉरिडोर है, अब कहां से कहां तक ट्रेन चलेगी, तो वो हो गया आपका मेट्रो कॉरिडोर। तो इन्होंने जोड़ा था शहादरा और 30 हजारी को, दिल्ली के अंदर जो दो जगहें हैं, दो शहर हैं, शहादरा और 30 हजारी, उनको कनेक्ट किया था। Now DMRC operates India's largest metro network with an operational network of 395 किलोमीटर। तो अब तो 395 किलोमीटर का जो ऑपरेशन नेटवर्क है उसको अकेला डीएमआरसी देखता है, और भारत का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है ये आपका, और दिल्ली में सबसे चलता भी है, आपको पता है। इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो बिकेम मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज में था 2024 में, पूरी साल ये। भारत का पहला अंडर वाटर, पानी के अंदर से मेट्रो जो बना, वो कहाँ पे बना, वो ऑपरेशनलाइज हुआ कोलकाता के अंदर। कब, मार्च 2024 के अंदर। और कौन सी नदी के अंदर है ये, हुगली नदी। हुगली नदी है भी कहाँ पे, आपकी वेस्ट बंगाल में है। ये आपका स्टैट का पार्ट बन गया। द अंडर वाटर टनल इज 520 मीटर्स लॉन्ग विच द ट्रेन क्रॉसेज इन 45 सेकेंड। तो 500 मीटर लंबा है ये, और 45 सेकंड के अंदर ट्रेन वहां से चली भी जाएगी, मतलब 45 सेकंड के अंदर 520 मीटर्स को वो क्रॉस कर जाएगी। मैं फिर से इस क्वेश्चन को आपको समझाना चाहूंगी, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। एक चीज देखो क्या है कनेक्ट करने वाली, एक चीज कनेक्ट करने वाली आपकी ये है कि जो फर्स्ट आपका चला था ये, जैसे कि ये देखो क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट मेट्रो रेल सिस्टम। तो सबसे पहला जो मेट्रो रेल सिस्टम था वो भी कोलकाता के अंदर ही हुआ था 1984 में। जो आपको मैं कोरिलेट करना चाह रही हूं, अब आपका जब फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो की बात की जाएगी तो वो भी कोलकाता के अंदर है। पहला भी कोलकाता के अंदर सिंपल, और अंडर वाटर वाला भी कोलकाता के अंदर। कब, मार्च 2024 में। नदी कौन सी है, हुगली नदी। हुगली नदी आपको पता है वेस्ट बंगाल में है। दूसरा 500 मीटर 520 मीटर इसका स्ट्रेच है, ये याद होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। 520 की जगह वो 540 लिख देंगे, और हो गए आप कंफ्यूज। 45 सेकंड भी याद रखने आपने कि 45 सेकंड के अंदर ये ट्रेन क्रॉस करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द सॉरी यहाँ पे विच बैक्टीरियम होना था, एक सेकेंड। विच बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग रैबिट फीवर, टुलरेमिया। तो आपको पता होगा कुछ वायरसेस भी हमने पढ़े थे, डिफरेंट डिफरेंट वायरस पढ़े थे हमने। तो अब आ रही है बैक्टीरिया की बात। कौन सा बैक्टीरिया है जो कॉज करता है रैबिट फीवर। रैबिट फीवर का दूसरा नाम है टुलरेमिया। क्या नाम है, टुलरेमिया। तो ये कॉज करने वाला कौन सा बैक्टीरिया है, ये है फ्रांसिसेला टुलरेंसिस। वैसे तो आप, अगर आपको रैबिट फीवर का नाम पता होगा, दूसरा क्या नाम है, टुलरेमिया है, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि जो ऑप्शन बी है उसमें क्या लिखा है, फ्रांसिसेला टुलरेंसिस लिखा हुआ है। तो टुलरेंसिस है, मतलब आपने याद रखना है। तो ये है आपका बैक्टीरिया जो रिस्पॉन्सिबल है रैबिट फीवर के लिए। अब समझते हैं व्हाट इज रैबिट फीवर। Tularemia, rabbit fever. Rabbit fever, tularemia, rising cases of rabbit fever is caused by bacterium Francisella tularensis. Tularemia can be spread to human beings by infected animals, like जैसे कि रैबिट को अगर होगा, रैबिट से इन ह्यूमन में आ सकता है ये, फिर रोडेंट्स हो गए उनसे आ सकता है, हेयर से आ सकता है, आपके प्रेरी डॉग्स होते हैं उनसे आ सकता है, एज वेल एज जो
टिक होते हैं या डियर फ्लाई होती हैं, जो मक्खियां होती हैं, एक तरह की डियर फ्लाई होती है एक मक्खी, और टिक्स वगैरह होते हैं, अगर वो आपको काटती हैं तो उनसे आपको ये हो सकता है। द इन्फेक्शन कैन ऑल्सो स्प्रेड बाय ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर। इवन आप गंदा पानी भी पीते हो, कंटेमिनेटेड वाटर पीते हो आप, जो इससे क्या है आपका कंटेमिनेशन हुआ है जिसमें ये बैक्टीरिया है, तो उससे भी हो जाएगा। एंड इनहेलिंग कंटेमिनेटेड एरोसोल्स और एग्रीकल्चर एंड लैंडस्केपिंग डस्ट, तो उसमें भी हो सकता है ये बैक्टीरिया, तो उससे भी ये हो सकता है। एंड लेबोरेटरी एक्सपोजर्स, या लैब वगैरह में जा रहे हो और वहां पे इसका एक्सपोजर हो रहा है एयर के अंदर, ये अगर है तो ये बैक्टीरिया आपको इन्फेक्ट करेगा और आपको हो जाएगा रैबिट फीवर। ओके, इतना सा था, लेकिन इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको रैबिट फीवर का दूसरा नाम पता होना चाहिए, ट्यूलरेमिया है, और इसके बैक्टीरिया का नाम पता होना चाहिए, फ्रांसिसिला टूलेरेंसिस। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से एनिमल से हो सकता है। जैसे कि रैबिट फीवर है तो रैबिट तो हो ही गए होगा इसमें, रोडेंट्स हो गए, हेयर्स हो गए, एंड प्रेरी डॉग्स हो गए, और टिक और डियर फ्लाई वाइट्स हो गए। बस इतना सा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट डिक्लेयर्ड द अनसीजनल रेन इन दिसंबर लास्ट ईयर एज अ नेचुरल कैलामिटी। कौन सा स्टेट है जिसने डिक्लेयर किया है कि अगर अनसीजनल रेन होती है दिसंबर के मंथ में तो उसको नेचुरल, मतलब दिसंबर के अंदर बोला उन्होंने, लास्ट ईयर 2024 में उन्होंने डिक्लेयर किया कि अगर अनसीजनल रेन होती है तो वहां पे हम क्या करेंगे, उसको नेचुरल कैलामिटी के अंदर डाल देंगे। और आप फिर जो फार्मर्स होंगे अगर उनका लॉस होता है तो उनको क्या किया जाएगा, असिस्टेंस दिया जाएगा। इसके लिए ना हम आगे जब अक्टूबर के करंट अफेयर करेंगे तो उसमें भी एक आपको आएगा कि कौन सा स्टेट है जिसने क्या बोला कि अगर लू लग जाती है गर्मी की वजह से भी, मतलब कि अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो उसकी वजह से भी अगर कोई मर जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है तो उसको भी नेचुरल कैलामिटी के अंदर डाल दिया है। अब वो तो करने वाला अलग है, अब ये करने वाला कौन है, ये करने वाला है उड़ीसा। देखो जो उड़ीसा है ना, उड़ीसा के अंदर सर्दियों में बारिश नहीं होती है। सर्दियों में जो बारिश होती है वो क्यों होती है, सर्दियों में बारिश होने का रीजन होता है आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये है हमारा प्यारा भारत, है ना, बहुत वैसे बना दिया मैंने। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मतलब कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। यहाँ से जो सेंट्रल एशिया से जो विंड्स आती हैं आपकी, वो लेके आती है सर्दियों वाली बारिश, जो विंटर में हमें बारिश देखने को मिलती है। मॉनसूनल तो आपको पता है नीचे से आती है आपकी, है ना। तो ये उड़ीसा कहाँ पे आपका, उड़ीसा होता है यहाँ, जैसे आपका उड़ीसा, उड़ीसा में ना सर्दियों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच ही नहीं पाती है तो यहाँ पे बारिश नहीं होती है। अगर इस दौरान यहाँ पे बारिश हो जाए तो वो काउंट होती है अनसीजनल रेन के अंदर। तो अनसीजनल रेन के अंदर वो काउंट होती है, तो अगर उस वजह से वहां पे किसानों का लॉस होता है तो उसे नेचुरल कैलामिटी के अंदर क्या कर दिया, डाल दिया गया है। यही बात बोली गई है। उड़ीसा के जो सीएम है मोहन चरण मांझी, उन्होंने डिक्लेयर किया कि अनसीजनल रेन दिसंबर के अंदर अगर होती है तो नेचुरल कैलामिटी होगी। अगर किसानों का बोलते हु हैव लॉस्ट 33% और मोर क्रॉप्स ड्यू टू अनसीजनल रेन, अगर अनसीजनल रेन की वजह से उनका 33% या उससे ज्यादा उनकी क्रॉप क्या होती है, खराब होती है, फसल खराब होती है, तो उनको असिस्टेंस दिया जाएगा, उनको एक रिलीफ फंड दिया जाएगा, इतना पैसा दिया जाएगा किसके द्वारा, जो स्टेट ने घोषित किया है, तो स्टेट की ही जो डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है उसके द्वारा उनको क्या दिया जाएगा, एक रिलीफ कोड दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पक्का में आएगा ये क्वेश्चन, बस आपने इतना याद रखना है। क्योंकि ना अभी कुछ 3-4 स्टेट हैं ऐसे जिन्होंने ना नई नई चीजों को, अब नेचुरल कैलेमिटी में हम लोग ज्यादातर पढ़ते हैं ना, अर्थक्वेक हो गया, आपका लैंडस्लाइड हो गया, इनको ही डालते हैं ज्यादातर नेचुरल कैलेमिटी के अंदर, है ना। लेकिन अब आपके अनसीजनल रेन को भी कर दिया है डिक्लेयर, तो किसने किया, उड़ीसा ने किया है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी जो टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा राइज हो जाएगा, लू है, उसको भी डिक्लेयर कर दिया, एमपी ने किया है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो आप इन 3-4 स्टेट में कंफ्यूज हो सकते हो, तो याद रखना ओडिशा अनसीजनल रेन, बस। Okay, next question. Consider the following statements regarding the 358th birth anniversary of Guru Gobind Singh Ji. गुरु गोविंद सिंह जी कौन थे, सिखों के 10वें गुरु थे, है ना। जो हमारा सिख कम्युनिटी है उनके जो 10th नंबर के जो गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी थे। उनकी अभी कौन सी होनी थी, 358th बर्थ एनिवर्सरी होनी थी। तो 358th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन सप्तमी तिथि ऑफ शुक्ल पक्ष इन द मंथ ऑफ पोष या पो ऑफ द नानक शाही कैलेंडर। देखिए एक चीज और बताऊंगी मैं, 2 तरह के होते हैं, बस मैं पहले भी बताया आपको, ये 2 तरह के पक्ष होते हैं, एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष। हमारा जो महीना होता है ना वो इन 2 में डिवाइड होता है। 15 दिन का होता है शुक्ल पक्ष, 15 दिन का होता है कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में जो 15वां दिन आता है आपका, उस दिन होती है आपकी अमावस्या, और जो शुक्ल पक्ष होता है इसका जो 15वां दिन होता है उसमें होती है आपकी पूर्णिमा। मतलब कि शुक्ल पक्ष का जब फर्स्ट डे होगा तो आपका ना
जो मून होगा, मून क्या होगा, धीरे 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 आप कभी नोटिस करना, आप देखोगे ना 15 दिन तो आपको ना बहुत बार लगेगा इतना अच्छा चांद दिखा हुआ, इतनी चांदनी है, तो वो होता है आपका शुक्ल पक्ष चला हुआ है। जिस टाइम पे धीरे 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 बाहर अंधेरा ही रहेगा रातों को 15 दिन, तो वो चल रहा होता है आपका कृष्ण पक्ष। तो इसलिए जो कृष्ण, जैसे अब ठाकुर जी हैं, कान्हा जी हैं, वो कृष्ण पक्ष में पैदा हुए थे, तो उन्हीं के नाम से कृष्ण पक्ष पड़ा हुआ है। तो ये बात करें शुक्ल पक्ष की। अब शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी तिथि होगी, मतलब कि जो शुक्ल पक्ष का 7वां दिन होगा, जो 7वां दिन आएगा शुक्ल पक्ष का, तो कौन से महीने का, पोष महीने का, तो नानकशाही कैलेंडर के अकॉर्डिंग, तो उस दिन होती है गुरु गोविंद सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। गुरु गोविंद सिंह जी वॉज बोर्न ऑन December 22, 1666 इन पटना साहिब। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को ही हुआ था। कहाँ पे? पटना साहिब में हुआ था। थर्ड स्टेटमेंट है हिज बर्थ एनिवर्सरी इज फिक्स्ड इन द ग्रेगोरियन कैलेंडर एंड इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन December 22। ये क्वेश्चन हो गया आपका गलत। कैसे हो गया गलत? आपको अपने आप पता लग गया होगा, यहाँ इन्होंने गड़बड़ कर दी। ग्रेगोरियन कैलेंडर, अभी अभी तो पढ़ा हमने नानकशाही कैलेंडर, तो ये कहाँ से आ गया? ये हो गया गलत। तो इस वजह से आपकी स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड करेक्ट होती है, थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत होती है। प्रकाश उत्सव सेलिब्रेशन मार्क्स 358th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी, और इनके बर्थडे वाले दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं प्रकाश उत्सव सेलिब्रेशन। ठीक है, और इस हिसाब से ये अभी पढ़ रहा था आपका बुधवार को 17 जनवरी 2024 को। जैसे अब हम लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ना, हम ना डेज के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जो महान हस्तियां हैं हमारी, जो महान जो भी हमारे रहे हैं, तो उनकी जो तिथियां हम होती है, ज्यादातर कुछ की तो हम डेज के अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन ज्यादातर जैसे अब ये मनाते हैं जो हमारे जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो आपकी तिथियां आती हैं, उस हिसाब से कि पहले प्रविष्टे को कि दूसरे प्रविष्टे को कि कब पैदा हुए थे, उस हिसाब से हमारे बुजुर्ग भी ऐसे करते थे। तो गुरु गोविंद सिंह जी द रेवर 10th गुरु ऑफ द सिखिज्म, बॉर्न ऑन, ये पैदा कब हुए थे? 22 दिसंबर 1666 को हुए थे पटना साहिब के अंदर। देखो 1966 में कोरिलेट करने के लिए बता रही हूँ। अब आपको पता है 1966 में क्या होता? पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। उससे पीछे जाना है आपने, कितना? 300 साल पहले, 1666 में चला जाना है आपने। तो देखो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट होने से 300 साल पहले ही हमारे गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हो चुका था, तो ऐसे भी याद रख सकते हो आप। तो however his birth anniversary is observed on the Saptami Tithi of Shukla Paksha in the month of Posh according to Nanak Shahi calendar. Guru Gobind Singh Ji ascended to the leadership of the Sikh community at the tender age of the 9 following the आपका martyrdom of his father गुरु तेग बहादुर जी। आपको पता है सिखों के कितने गुरु हुए? हमारे सिख कम्युनिटी के 10 गुरु हुए। उनमें से जो 9th नंबर के गुरु थे वो थे श्री गुरु तेग बहादुर जी, उन्हीं के ही बेटे थे गुरु गोविंद सिंह जी। तो आपको पता है कि औरंगजेब ने क्या बोला था गुरु तेग बहादुर जी को कि आप मुस्लिम धर्म को अपना लो। उन्होंने बोला मैंने नहीं अपनाना, तो उन्होंने क्या किया था? उनका सर कटवा दिया था। फिर उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी सिर्फ 9 साल के थे जब इन्हें क्या किया गया? सिखों के 10वें गुरु बनाया गया। गुरु गोविंद सिंह जी मेड मैनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सिख फेथ, जैसे कि इन्होंने खालसा को क्रिएट किया था, है ना। खालसा के अंदर आपके 5 के होते हैं। तो 1699 में एक कास्ट ग्रुप बनाया गया सिक्स का, जिनको ट्रेनिंग वगैरह दी गई एज अ वॉरियर, और इन्होंने 5 के इंट्रोड्यूस किए थे, और 5 आर्टिकल्स ऑफ फेथ दैट अ खालसा मस्ट ऑलवेज वियर, मतलब कि जो भी खालसा की, मतलब कि जो सिख धर्म के होंगे उनके अंदर जो 5 के होंगे वो क्या करेंगे? फेथ को बता रहे हैं। कौन कौन से? एक तो केश, बाल रखते हैं, आपको पता है, अनकट हेयर। दूसरा कंगा, जो होती है आपकी वुडन कॉम्ब। फिर कड़ा, जो कि हाथ में पहनते हैं, आयरन और स्टील का एक ब्रेसलेट होता है। देन होता है किरपान, एक डैगर दिया होता है इनको, चाकू सा, उसको किरपान बोलते हैं। और एक होता है कछेरा, तो ये क्या करते हैं? एक इनका जो कछेरा होता है, शॉर्ट ब्रीचेस, वो भी ये पहनते हैं। ठीक है, तो 5 के याद रखने कौन कौन से होते हैं, ये भी कई बार पूछे जाते हैं। कंपोजिंग द सिख नेशनल एंथम, साथ में ही जो गुरु गोविंद सिंह जी थे इन्होंने सिखों के लिए एक नेशनल एंथम दिया। तो वो कौन सा था आपका? दे शिवा बर मोहे याही। तो ये इन्होंने दिया था, सिख नेशनल एंथम है ये। कौन है? दे शिवा बर मोहे याही। राइटिंग द दशम ग्रंथ, जो 10वां ग्रंथ था वो लिखा था इन्होंने टर्बन को इंट्रोड्यूस किया था। एस्टेब्लिशिंग द होला मोहल्ला फेस्टिवल, जो होला मोहल्ला फेस्टिवल अभी मनाया होगा आपका, है ना, होली के नजदीक होता है। होला मोहल्ला फेस्टिवल जो स्टार्ट किया गया है वो इन्हीं के द्वारा किया गया है। उसके बाद इन्होंने स्लोगन दिया था, जो बोले सो निहाल। अच्छा, इसके साथ मैं आपको ना सिखों के 10 गुरु बता देती हूँ। सिखों के 10 गुरु कौन कौन से थे? सबसे पहले आते हैं हमारे, एक सेकंड, पेन नहीं चल रहा मेरा। सिखों के 10 गुरु कौन थे?
सबसे पहले थे आपके गुरु नानक देव, सबसे पहले। अच्छा, इसको ना मैं लास्ट में बताऊंगी, मैं आपको ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको ये लर्न ही हो जाएगा। रुको, इसके लिए ना मैं फोटो की हेल्प से करवाऊंगी, फिलहाल रहने देते हैं, ऐसे नहीं लगेगा पता आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द सिप एयर मोबाइल एप्लीकेशन? तो जो आपका प्राइमरी पर्पस है सिप एयर मोबाइल एप्लीकेशन का, वो क्या है? तो सिप एयर क्या है? तो टू फैसिलिटेट द फर्स्ट लाइन ऑफ स्क्रीनिंग फॉर अस्थमा। तो सिप एयर सिप्ला के द्वारा ही लॉन्च किया गया है एक ऐप, मोबाइल एप्लीकेशन, कि आप उस ऐप को डाउनलोड करिए और आपको अगर लगता है कि आपको अस्थमा है तो आप उसके आगे अपने फेस को रखिए, स्क्रीनिंग करिए, वो बता देगा आपको अस्थमा है कि नहीं है। वो है आपका सिप एयर मोबाइल एप्लीकेशन, वही उसका प्राइमरी पर्पस है। तो ऑप्शन बी, टू फैसिलिटेट द फर्स्ट लाइन ऑफ स्क्रीनिंग फॉर अस्थमा। सिप्ला लॉन्चेस सिप एयर ऐप फॉर अस्थमा स्क्रीनिंग इन इंडिया। सिप्ला को तो आप सब जानते हैं, सिप्ला की मेडिसिन आती है इतनी ज्यादा। Cipla announced the launch of Cipair, a mobile application designed to facilitate the first line of screening for asthma in India. This app aims to empower users by helping them understand their likelihood of having asthma, therefore enabling timely interventions and management. with timely आप क्या कर सकते हो, इस ऐप को करो। वैसे तो ठीक है, अच्छी बात है, इन्होंने ये ऐप डाउनलोड किया, उससे बेस्ट तो ये अगर आपको लगता है तो आप डॉक्टर के पास चले जाइए, है ना। हो सकता हो नहीं हो, कितना करेक्ट बताएगा, और ऐसे ही आप बैम में पड़ जाओगे। तो बस इतना सा याद रखना कि सिपेयर क्या एक ऐप है सिप्ला का, जिसमें आप अस्थमा के रिलेटेड, अगर आपको पता, ऑन स्क्रीनिंग आप लगा सकते हो, पता, उस ऐप को लॉन्च करो, अपना फेस लगाओ और फेस को स्क्रीन वो करो और आपको पता लग जाएगा आपको अस्थमा है कि नहीं है। अगर है तो आपको टाइमली फिर डायग्नोज करने के लिए बोलेंगे कि कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हर घर लखपति आरडी स्कीम? तो कौन एलिजिबल है टू पार्टिसिपेट इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हर घर लखपति आरडी स्कीम? मतलब कि हर इंसान को क्या करना है, लखपति बनाना है। तो हर को बनाना है, मैंने ऑप्शन दे दिया आपको, मतलब कि ऑल कस्टमर्स इंक्लूडिंग माइनर, चाहे छोटा बच्चा है उसको भी क्या करना है, लखपति बनाने की बात कर रहे हैं ये। एसबीआई इंट्रोड्यूसेस हर घर लखपति एंड एसबीआई पैट्रॉन्स डिपॉजिट स्कीम। तो एसबीआई ने इंट्रोड्यूस किया हर घर लखपति में, हर बच्चे को, बड़े बुजुर्ग सबको लखपति बना देना है। और एसबीआई पैट्रॉन्स डिपॉजिट स्कीम इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस की है। किसने किया, एसबीआई ने की है। हर घर लखपति एक प्री कैलकुलेटेड रिकरिंग आपका डिपॉजिट स्कीम होगी designed to help customers to accumulate Rs 1 lakh or multiple thereof. The minimum tenure of recurring deposit is 12 months, 1 year, and the maximum is 120 month, 10 year. मतलब जो मिनिमम डिपॉजिट ये होगा आपका कि मतलब 12 महीने की, आपका क्या है, 1 साल तक कर सकते हो कि भाई 1 साल तक करने आपने डिपॉजिट थोड़े करके, और या तो फिर आप मैक्सिमम क्या 10 सालों तक भी क्या कर सकते हो, आप इसको 120 मंथ तक भी मैक्सिमम है कि आप उसमें डिपॉजिट कर सकते हो। मतलब कुछ भी नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, मान लो आपके पास 2-2 हजार इकट्ठे होते हैं और वो ऐसे खर्च हो जाते हैं, चाहे छोटा बच्चा है कुछ भी है, तो आपको बोला कि आप करो ना एक आरडी बना दो, 1 साल के अंदर आप रखो कि मैंने हर महीने के जितनी भी आपकी है, अगर 1 साल के लिए चलानी तो 10-10 हजार डालते रहिए, तो आपको क्या कर देंगे, वो उस आरडी के थोड़ा सा उसमें आपको इंटरेस्ट देंगे और आपको लखपति बना देंगे। तो यही है इसमें। दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो अवेलेबल टू माइनर्स, चाहे छोटे बच्चे होंगे, एनकरेजिंग अर्ली फाइनेंशियल प्लानिंग एंड सेविंग हैबिट। बच्चे बाहर जाके मोमो चाउमीन खाते रहते हैं, तो उनको बोला है कि अगर आप चाहते हो इन सब चीजों में अपना टाइम मत वेस्ट करो, अभी से आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो एसबीआई आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। आप आइए यहाँ पे आरडी खोलिए और हम आपको लखपति बना देंगे। एसबीआई पैट्रॉन इज अ फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम। ये जो एसबीआई पैट्रॉन है, ये उन के लिए जो सीनियर सिटीजन होंगे, जो कि होंगे आपके 80 साल के या उससे ऊपर के। तो अगर कोई 80 साल के या उससे ऊपर के हैं, उनको भी बोला है कि आप फिक्स डिपॉजिट स्कीम आपके लिए लेके आए हैं हम, जिसमें आपको अच्छा ज्यादा क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल सक्सीड एडेली सुमारीवाला एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया? तो किन्होंने सक्सीड किया है एडेली सुमारीवाला को एज द प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया? तो एडेली सुमारीवाला जी का टाइम हो गया खत्म, उनकी जगह आ गए बहादुर सिंह सागो, है ना। सैगो हम लोग बोलते हैं ना, वो खाते हैं हम लोग साबूदाना, तो सैगो करके याद रख सकते हैं हम। तो अब हम सुमारीवाला जी को बोला हमने टाटा बाय बाय, एडली सुमारीवाला जी को, और उनकी जगह अब बहादुर सिंह। बोला एथलेटिक्स में ना स्ट्रॉन्ग बंदा चाहिए, बहादुर बंदा चाहिए, जो अच्छे से एथलेटिक्स को भी ट्रेनिंग दे सके, उनको लीड कर सके, तो प्रेसिडेंट ऐसा होना चाहिए बहादुर। तो बहादुर सिंह सागो, तो साबूदाना की खिचड़ी भी जो खा सके, तो ऐसे बहादुर चाहिए हमें। तो सुमारी वाला, हर वक्त बीमारी वाले नहीं चाहिए, सुमारी से बीमारी वाला, थोड़ी सी अजीब है पर याद रखने के लिए अच्छा है। सुमारी वाला मतलब बीमारी वाला नहीं चाहिए हमें चाहिए बहादुर। तो ऐसे कोरिलेट करके आप रख सकते हो, बहादुर सागो टू सक्सेस सुमारी वाला एज एएफआई प्रेसिडेंट। तो ये हैं आपके, ये पुरानी पिक्चर है जिसमें हमारे प्यारे पीजे अब्दुल कलाम जी भी हैं। तो बहादुर सिंह सागो ये रह चुके हैं आपके फॉर्मर एशियन गेम्स चैंप रह चुके हैं। तो
तो इन्हें बना दिया गया है अब नया चेयरमैन। 4 साल का इनका टर्म रहेगा। ही रिप्लेस्ड एडिले सुमारीवाला हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म। 3 बार लगातार कंसेक्यूटिव टर्म्स में रहे हैं वो, लगातार कंसेक्यूटिव मतलब 3 बार लगातार रह चुके हैं प्रेसिडेंट। एक बार बना, एक बार इन्होंने 4 साल का टर्म दिया, फिर से बने, फिर से बने, 3 बार। सैगो इज अ वन टाइम एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट एंड अ 2 टाइम ओलंपियन इन शॉट पुट। तो सैगो आपके 1 टाइम रह चुके हैं एशियन गेम के अंदर, इनको गोल्ड मेडल लेके आए हैं ये। 2 बार इन्होंने ओलंपियन भी रह चुके हैं ये शॉट पुट में। तो ये क्या करते हैं वो भी आपने ध्यान रखना है, ये शॉट पुट प्लेयर है आपके। He clinched gold at the 2002 एशियाड इन बुसान, और साथ में 2002 का जो एशियाड हुआ था बुसान के अंदर, वहां पे भी गोल्ड लेके आए थे ये। पद्मश्री भी मिल चुका है इनको, 2006 में इनको पद्मश्री मिला है। देन बहादुर सिंह सागो रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द सिडनी 2000 एंड एथेंस 2004 ओलंपिक। जो 2002 के अंदर आपके ओलंपिक हुए थे सिडनी के अंदर, और 2004 में ओलंपिक हुए थे एथेंस के अंदर, वहां पे भी इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया था, और पद्मश्री मिला इन्हें 2006 में। ठीक है, अब पद्मश्री से हमने बहुत सारे पढ़े थे, अगर आपको याद होगा थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं या मतलब रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था 5 हिट फिल्में दी थी। अब आप मेरे को बताओगे फटाफट से, 5 हिट फिल्में दी थी, किनको दिया गया था पद्मश्री? ईयर भी बताओगे और नाम भी बताओगे, बताओ। मैंने बताया था 5 हिट फिल्में दी थी, 5 में। शाहरुख खान है मैम। हाँ, 2005 में, है ना। और मात्र 19 साल में किसने अपनी पहचान बना दी थी? मनोज बाजपेयी। मनोज बाजपेयी, ठीक है। और इन्होंने तो देखो सिर्फ मात्र 6 साल में इनको पद्मश्री मिल गया था। बड़े बहादुर होते हैं ना 6 साल की उम्र में, जो 6 साल की उम्र में जिसको पद्मश्री मिल जाए तो वो बड़े बहादुर होंगे। साबूदाने की खिचड़ी भी खाते हैं। तो बहादुर सिंह सागो 2006। Okay, next question. In how many languages is the 2025 New Year calendar of the Government of India published? तो कितनी लैंग्वेजेस के अंदर 2025 का जो न्यू ईयर का कैलेंडर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो पब्लिश हुआ है? इंपॉर्टेंट है। देखो आपको पता है हर साल क्या करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अपना कैलेंडर, न्यू ईयर कैलेंडर क्या करती है? छपवाती है। तो इस बारी 2025 के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कितनी भाषाओं के अंदर उन्होंने, हमारी भारत सरकार ने अपने कैलेंडर को छपवाया है? तो 13। ठीक है, कितनी? 13 लैंग्वेजेस के अंदर। तो आपका इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने लॉन्च किया है यूनियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल कैलेंडर। ये है हमारा ऑफिशियल कैलेंडर 2025 का। यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो यूनियन सेंट्रल मिनिस्टर INB के कौन है आपके इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग? अश्विनी वैष्णव है। उसी तरीके से आपको पता मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट भी होते हैं, तो स्टेट के कौन है आपके? एल मुरुगन जी हैं। तो इन्होंने ऑफिशियली क्या कर दिया आपका, लॉन्च कर दिया है ऑफिशियल कैलेंडर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहाँ पे? रेल भवन में। ये भी ध्यान रखना, कहाँ पे किया? रेल भवन में। एंड थीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू ईयर कैलेंडर। तो थीम क्या है हमारा जो अभी 2025 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का न्यू ईयर का कैलेंडर है, उसकी थीम है जन भागीदारी से जन कल्याण। लोगों की जन भागीदारी से क्या करेंगे? हम जन का कल्याण करेंगे। पब्लिक वेलफेयर थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन। पब्लिक को हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करवाएंगे, और उनसे पब्लिक का ही हम क्या करेंगे? वेलफेयर करेंगे। इंपॉर्टेंट है। पब्लिश इन 13 इंडियन लैंग्वेजेस, डिजाइंड एंड प्रोड्यूस बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन। और इसको डिजाइन और प्रोड्यूस किसने किया है? CBC ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन ने। 13 इंडियन लैंग्वेजेस है, याद रखना। अब कंफ्यूज नहीं होना है। अब आपको पता है कि हमारे जो अभी प्रेजेंट में कितनी, जो हमारा शेड्यूल नंबर 8 है उसके अंदर जो कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस है? 22 है। अगर हम बात करें, हमने पिछले कल ही देखा था कि क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी है, फटाफट से आप बताओगे कितनी टोटल अब हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस हो गई हैं? 11 मैम। 11, बस। तो 11, और ये अलग बात है। अब 13 इंडियन लैंग्वेजेस है, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना ऑप्शन में। ये किसकी बात की जा रही है? की जा रही है जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का न्यू ईयर कैलेंडर है, वो 13 इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर पब्लिश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 द आपका द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी। देखो आपको पता है कि जो G20 की प्रेसिडेंसी है वो किसने की थी? हमने की थी, इंडिया ने की थी। बहुत से देशों को लग रहा था कि हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने उसको बहुत अच्छे से किया था। तो उसी से रिलेटेड एक आपकी बुक आई है, तो उसके ऑथर कौन है? ये है अमिताभ कांत जी, और ये हमारे G20 के शेरपा भी रहे थे। जो हमारे G20 का जब हमने पूरा संभाला था, होस्ट किया था अच्छे से 23 के अंदर, तो ये G20 के शेरपा भी थे अमिताभ कांत जी। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। तो ये ऑथर है हाउ इंडिया स्केल्ड आपका माउंट G20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ G20 प्रेसिडेंसी। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये है आपकी बुक हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी।
और फॉरवर्ड, ऊपर देखो एक हेडिंग दी है बहुत इंपॉर्टेंट, फॉरवर्ड बाय एस जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मतलब कि जो फॉरवर्ड होते हैं, जो शुरू के शब्द होते हैं ना, आपने देखा होगा कोई भी बुक हम पढ़ते हैं तो उसमें स्टार्टिंग में कुछ लिखा होता है कि ये बुक इनको आपके बारे में बताती है, बहुत बहुत धन्यवाद, ये सब चीजें लिखी होती हैं, फॉरवर्ड जिसको हम बोलते हैं। तो वो लिखे किसने दिए इसमें, वो दिए हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने। तो ऑथर अमिताभ कांत है। अमिताभ कांत इंडिया की G20 शेरपा भी रह चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ही हैज सर्व्ड एज द CEO ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। नीति आयोग के वो CEO भी रह चुके हैं, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और G20 की प्रेजेंसी जो 2023 के अंदर हमारे प्यारे भारत ने की थी। इंडिया होस्टेड द G20 लीडर समिट 2023 फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। पहली बार की थी हमने, तभी तो बहुत सारे देशों को लग रहा था नहीं कर पाएंगे, पर हमने इतने बहुत बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज किया था इसको। एंड थीम ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी वसुदेव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेशक पुराना हो चुका है लेकिन क्वेश्चन आ सकता है कि जो G20 की प्रेजेंस जब इंडिया ने की थी तो उसकी थीम क्या रही थी, वसुदैव कुटुंबकम, कि एक ही अर्थ है, एक ही फैमिली है, एक ही फ्यूचर होना चाहिए सबका, सबको मिलके काम करना है। 30 क्वेश्चन करवाऊंगी मैं आपको, मतलब कि अभी 27 हुए तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द, अब कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, ये आपने देखनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द अंजी खड ब्रिज स्पैन्स अ टोटल लेंथ ऑफ 725.5 मीटर्स। जो अंजी खड है आपकी, बहुत न्यूज में थी, उसके ऊपर जो स्पैन एक ब्रिज बना हुआ है अंजी खड ब्रिज स्पैन, वो टोटल लेंथ है बोलते उसकी 725.5 मीटर। दूसरा है स्टेटमेंट 2, इट इज लोकेटेड इन द रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इट इज पार्ट ऑफ द उधमपुर श्रीनगर बरमुल्ला रेल लिंक प्रोजेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इसकी टोटल लेंथ आपकी 725.5 मीटर ही है अंजीखट ब्रिज की, और ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में है आपके जम्मू कश्मीर के अंदर। ये भी मतलब आपका जिस टाइम बन रहा था बहुत ज्यादा न्यूज में था ये। तो ये आपका पार्ट है, आपका जो उधमपुर श्रीनगर बरमुल्ला रेल लिंक है, USBRL का प्रोजेक्ट जो है पूरा, उसका ये पार्ट है। तो वो स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये है आपका अंजी रेलवे, सॉरी मतलब ब्रिज है आपका, अंजीखट ब्रिज है ये। तो अंजी रेलवे कंप्लीट्स ट्रायल रन ऑन J&K फर्स्ट केबल स्टेड अंजीखट ब्रिज। अब फाइनली ये तैयार हो गया और इसके ऊपर आपकी ट्रायल रन भी जाएगी, मतलब कि कंप्लीट कर लिया इंडिया, आपके अंजी रेलवे ने इसको कंप्लीट कर दिया है। भारतीय रेलवे का पहला केबल ब्रिज, जो हमारी इंडियन रेलवे है ना, इंडियन रेलवे का पहला केबल ब्रिज है ये, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन रेलवे न्यूली कंप्लीटेड अंजीखट ब्रिज, द कंट्रीज फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज लोकेटेड इन द रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। J&K का तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो रियासी डिस्ट्रिक्ट में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। दिस मोनूमेंटल स्ट्रक्चर इज पार्ट ऑफ द एम्बिशियस उधमपुर श्रीनगर बरमुला रेल लिंक प्रोजेक्ट डिजाइन टू एनहांस रीजनल कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो ये ऐसे रीजन है जहां पे कनेक्टिविटी टूट जाती है, उस कनेक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए आपको क्या किया गया, इस ब्रिज को बनाया गया है ताकि वहां पे कनेक्टिविटी भी बन सके और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो सके। टोटल लेंथ है इसकी 725.5 मीटर, 725.5 मीटर। टावरिंग करेगा 331 मीटर अबव द रिवर बेड। मतलब कि जो रिवर बेड है आपका, जो पानी का नीचे वाला जो होता है आपका, जहाँ पे आपकी पानी फ्लो करता है, मतलब कि नदी का जो रिवर बेड होता है, उससे इसकी कितना ऊपर है, 331 मीटर है ये। याद रखना ये पॉइंट होने चाहिए, 725.5 मीटर भी और 331 मीटर ये ऊपर है रिवर बेड से। This bridge ranks as India's second highest railway bridge after the Chenab Bridge, which holds the world record at 359 meters above the river bed. Most important, जब चिनाब ब्रिज बन रहा था ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में था। अब आपको पता है आईफिल टावर बहुत ज्यादा मतलब कि ऊंचा है, और ये आईफिल टावर से भी हाईएस्ट था, मतलब ऊंचा था चिनाब ब्रिज आपका। तो ये बन चुका है आपका जो ये अंजी वाला ब्रिज है, ये ब्रिज है आपका भारत का सेकंड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। भारत का क्या है ये, सेकंड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, रेलवे रखना वर्ड याद आ गई, रेलवे ब्रिज आफ्टर द चिनाब ब्रिज। नंबर 1 पे कौन है, चिनाब ब्रिज है। चिनाब ब्रिज कितना है रिवर बेड से, 359 सॉरी तो विच होल्ड्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसने क्या किया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया था 359 मीटर, वो आपका रिवर बेड से ऊंचा था चिनाब ब्रिज। द अंजीखट ब्रिज क्रॉसेज और डीप वैली, बहुत ही गहरी वैली बनती है यहाँ पे, और डीप वैली को क्रॉस करता हुआ जाता है। ब्रिजिंग द गैप बिटवीन कटरा एंड रियासी, तो कटरा और रियासी को आपस में कनेक्ट करता है। एंड विल सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कनेक्टिविटी बिटवीन द जम्मू रीजन एंड कश्मीर वैली, और इनको क्या करता है, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देता है जम्मू रीजन और कश्मीर को। द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन सुपरविजन ऑफ द ब्रिज वॉज हैंडल्ड बाय इटालियन कंपनी, ठीक है, इटलफर इंपॉर्टेंट है। इस ब्रिज को बनाने के लिए हमने एक इटालियन कंपनी की हेल्प ली है जिसका नाम है इटलफर। तो इसको डिजाइन और कंस्ट्रक्ट करने के लिए सुपरविजन हुआ था पूरा इस कंपनी के अंडर।
द अंजी खड ब्रिज डिजाइन फीचर 96 केबल्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज एक्सपेक्टेड टू फ्लैग ऑफ द वंदे भारत ट्रेन इन जनवरी 2025 प्रोवाइडिंग अ फास्टर लिंक फॉर पैसेंजर्स ट्रैवलिंग बिटवीन कश्मीर एंड दिल्ली। तो हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी उन्होंने भी एक्सपेक्ट किया था कि वो वंदे भारत को मतलब कि जनवरी 2025 में क्या करेंगे, वंदे भारत ट्रेन को फ्लैग ऑफ करेंगे और जो फास्टर लिंक बनाएंगे ताकि जो कश्मीर और दिल्ली वाला रीजन भी है वहां पे भी अच्छे से क्या हो सके, पैसेंजर जा सके इजीली, मतलब कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम लॉन्च्ड बाय द कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू एड्रेस फॉरेस्ट रिलेटेड इश्यूज। तो जो आपका ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम है उसका क्या नाम है और उसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है टू एड्रेस फॉरेस्ट रिलेटेड इशू, की जो फॉरेस्ट रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं उससे रिलेटेड। तो इसका नाम रखा गया है गरुड़क्षी, गरुड़क्षी या फिर गरुड़ अक्षी भी बोल सकते हो या फिर गरुड़ादक्षी। तो गरुड़ाक्षी, Karnataka Forest Department launches Garudakshi online FIR system to curb wildlife crimes. The Karnataka Forest Department has launched the Garudakshi online FIR system to curb forest encroachment, illegal tree felling, poaching and unauthorized entry into forest areas. अब नाम से पता लग रहा है आपको FIR सिस्टम, मतलब कि अगर कोई फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर कोई एनक्रोचमेंट कर रहा है ना, कोई पेड़ की कटाई कर रहा है, इलीगल ट्री फेलिंग कर रहा है, पोचिंग कर रहा है, शिकार कर रहा है, अनऑथोराइज एंट्री कर रहा है फॉरेस्ट एरिया के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, ये वाला जो ऑनलाइन FIR सिस्टम है इसके ऊपर जाके आप क्या कर सकते हो, FIR कर सकते हो। क्या नाम है? गरुड़ाक्षी। किसने किया है? कर्नाटका ने। और इसको तैयार किया गया है कोलैबोरेशन विद द वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो किसकी हेल्प से इसको तैयार किया गया है? वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। एंड प्रीवियसली FIR वर मैनुअली रिकॉर्डेड ऑन पेपर यूजिंग कार्बन कॉपीज। पहले क्या होते थे, FIR आपका ना मैनुअली होती थी, मैनुअली जैसे कि मतलब कागजी जाते हो आप, फिर लिखते हो रिपोर्ट ये सब। अब क्या हो गया आपका, ऑनलाइन आप कर सकते हो। दिस सिस्टम विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन अ पायलट बेसिस इन द बेंगलुरु अर्बन, भद्रावती, सिरसी एंड मेल महादेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिवीजन। तो पहले इसको पायलट बेस पे क्या किया इन्होंने, इंप्लीमेंट किया। पायलट बेस पे होता है कि एक पर्टिकुलर रीजन हमने पकड़ लिया आपका कि हाँ पहले हम इस रीजन पे करेंगे, सक्सेसफुल रहता है तो फिर हम उसको पूरे के पूरे स्टेट में करेंगे, या फिर कोई अगर सेंटर की कोई है तो फिर पूरे के पूरे कंट्री के ऊपर कर लेंगे। तो इन्होंने पायलट बेस के ऊपर इसको पहले इंप्लीमेंट किया बेंगलुरु अर्बन में, मतलब जो बेंगलुरु के अंदर जो शहरी इलाका है, भद्रावती, सिरसी एंड मेल आपका माले महादेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिवीजन में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी ना तो आप मतलब वीडियो देख लेना, है ना। मैं चाह रही हूँ ज्यादा से ज्यादा हो सके ताकि मतलब कि बहुत सारा है जो कवर करना है। लास्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच कंट्री? मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज में था, जो प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम है वो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है कौन सी कंट्री का? ठीक है, नाम से पता लग रहा होगा आपको, प्रेसिडेंट आपको कहाँ के सुनने मिलते हैं ज्यादातर, यहाँ के प्रेसिडेंट ने ऐसे कर लिया, यहाँ के प्रेसिडेंट ने ये कर लिया, तो वो है आपका US, डोनाल्ड ट्रंप रहते हैं न्यूज में, तो वहां से आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच कंट्री? और ये US का हाईएस्ट है। अगर हम अपने प्यारे भारत की बात करें तो हमारा भारत रत्न है ना, तो US है। अब ये न्यूज में क्यों आया? ये इसलिए आया क्योंकि जो बाइडेन थे उन्होंने ऑनर किया था हिलेरी क्लिंटन को, जॉर्ज सोरोस को विद प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। ठीक है, उस टाइम ट्रंप जी नहीं आए थे ना, तो उस टाइम उन्होंने किया था। तो US President Joe Biden recognized the contribution of 19 public figures in politics, entertainment, sports, and more through a ceremony at the White House for awarding the Presidential Medal of Freedom. तो आपके जो बाइडन है उन्होंने किस को दिया था? इंपॉर्टेंट है आपके, ये किस फील्ड में दिया जाता है? जैसे पॉलिटिक्स की फील्ड से अगर कोई है, या एंटरटेनमेंट की फील्ड से है, या स्पोर्ट्स की फील्ड से है, या फिर आपकी जो और अलग अलग होते हैं उनसे फील्ड से हैं, तो उनको दिया जाता है व्हाइट हाउस के अंदर Presidential Medal of Freedom. The Presidential Medal of Freedom is the US highest civilian honor, often given in the recognition of a body of work over a person's lifetime, जो भी उन्होंने अपनी जिंदगी भर contribution दिया हुआ है। The winners included former Secretary of State. अब आपने याद रखने कौन कौन है, जो वहां के ऑलरेडी फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रह चुके हैं, हिलेरी क्लिंटन जी, उनको दिया गया है। फॉर्मर बास्केटबॉल प्लेयर इरविन मैजिक जॉनसन को दिया गया है। एक्टर मिशेल जे फॉक्स को दिया गया है। फुटबॉलर लियोनेल मेसी को दिया गया है। प्राइमेटोलॉजिस्ट जेन गुडहॉल को दिया गया है। हंगेरियन अमेरिकन इन्वेस्टर एंड फिलानथ्रोपिस्ट जॉर्ज सोरोस को दिया गया है। वैसे तो सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें भी अगर आपको इंपॉर्टेंट मतलब याद रखना है तो एक तो हिलेरी क्लिंटन जी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा लियोनेल मेसी, इनको कौन नहीं जानता ना, बहुत फेमस फुटबॉलर हैं ये, तो एक आप इनको याद रख सकते हो। और उसके बाद एक्टर आपके माइकल जे फॉक्स या मिशेल जे फॉक्स को रख सकते हो याद।
बाकी सब याद रह जाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो हिलेरी क्लिंटन, देन आपकी इयरविन मैजिक जॉनसन, ये एक बास्केटबॉल प्लेयर है। देन आपके एक्टर है मिशेल जे फॉक्स, और फुटबॉलर है लियोनेल मेसी। एंड प्राइमेटोलॉजिस्ट जेन गुडॉल हैं, और हंगेरियन के अमेरिकन इन्वेस्टर एंड फिलानथ्रोपिस्ट जो समाज सेवक होते हैं जॉर्ज सोरोस, उनको दिया गया है ये। द मेडल itself has a white star over a red pentagon surrounded by 5 gold eagles, and as its center is a blue circle with 13 gold star। तो इनका जो हाईएस्ट ऑनर होता है, इसकी फोटो ये देखो, इसमें 13 स्टार्स होते हैं। एक तो सबसे बड़ा स्टार है ये जो बाहरी बना हुआ है, और बीच में अगर आप काउंट करोगे ब्लू वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, तो और हो गया आपका पूरा ये 13 हो गए। तो टोटल कितने होते हैं? 13 होते हैं। और ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये दिख रहे हैं, ये तो 5 गोल्ड ईगल है इसके अंदर। और यहाँ ये है आपकी स्टार, टोटल कुछ सेंटर में है और कुछ ये बाहर में, तो टोटल होते हैं 13 इसके अंदर, ठीक है। तो ये है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम जो दिया गया आपकी हिलेरी क्लिंटन जी को, सोरोस को, और बहुत सारे हैं, 4-5, ये आपको याद रखने हैं। तो यही आज का करते हैं खत्म, कल कोशिश करूंगी और ज्यादा हो सके। रिवीजन बहुत जरूरी है, तो उसके लिए आप वीडियो बार बार देख सकते हो फास्ट स्पीड के, मतलब कि अभी क्लास पूरी लगाई होती है उसके बाद आप फास्ट स्पीड पे 2x या 1.5x की स्पीड पे देख सकते हो, तो फिर आपको अच्छे से हो जाएगा। कोई डाउट होगा तो आप वो मेरे को पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप पे। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। वेलकम।